चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इलेक्शन तहसीलदार एग्जाम के लिए ये हमारा टेस्ट पेपर है जिसमें हमने पॉलिटी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रखे हैं। तो मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए और अगर आपसे नहीं हो पाए तो उनको याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटी पर है। बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हालांकि ये पेपर पिछली बार इंग्लिश में ही आया था, तो इंग्लिश में ही आएगा इस बार भी। तो ये आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी वाज इंट्रोड्यूस्ड। द टर्म यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी रेफर्स टू दोज टेरिटरीज विच आर टू स्मॉल to be independent or too different in term of economy, culture and geography to be merged with surrounding states, or are financially weak or are politically unstable. दूसरा, UTs are those territories which could not survive as separate administrative unit and thus required to be administered by union government. तो चार ऑप्शन है और पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो इसमें कौन कौन से करेक्ट है। तो ये जो आपका पूछा गया है करेक्ट या इनकरेक्ट, इसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, कई बार इनकरेक्ट पूछा जाता है। तो जो पहला है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को लेकर, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा बी स्टेटमेंट आपका ठीक है और तीसरा भी स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि इसका डी जवाब आएगा, ऑल ऑफ द अबव। जस सोली, जस सोली means conferring citizenship on the basis of place of birth, while jus sanguinis gives recognition to blood ties. Motilal Nehru Committee 1928 was in favor of jus soli, और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रिजेक्टेड द रेशियल आइडिया ऑफ जस सुनेंजिसिस बिकॉज इट वाज अगेंस्ट इंडियन इथोस। तो जूस सोली का अर्थ है जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान करना, जबकि जस सेगुइनिस रक्त संबंधों को मान्यता देता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें, ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 3, ओनली 2 1 2 3। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और आपका तीसरा भी ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। और नेक्स्ट है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया, ओनली ए पर्सन कैन गेट नॉट ए लीगल एंटिटी सच एज ए कंपनी or corporation, etc. No state can provide reservation to its citizen in educational institutions on the basis of place and residence. नागरिकता के ऊपर सवाल है आपका ये, और इसमें आपके ऑप्शंस हैं ओनली 1, नॉट करेक्ट पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अभी जो हमने पहले किए हैं वो करेक्ट पूछा गया है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट ही था। तो इसमें आपने नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो पहला ठीक है आपका, क्योंकि सिटीजनशिप हमारे यहाँ सिंगल ही है, और इसके अलावा दूसरा भी ठीक है। थर्ड वाला आपका गलत है, यानी कि इसका सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर इंग्लिश में आएगा, ठीक है, तो इंग्लिश में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A limited amending power is a feature of the basic structure doctrine of Constitution. The harmony and balance between fundamental rights and directive principles is also a part of basic structure. तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे सवाल हैं, तीनों चारों सवाल जो मैंने अभी आपके सामने पढ़े हैं बहुत अच्छे सवाल हैं सब ये। तो इसमें पूछा गया करेक्ट कौन से है, तो पहला वाला ठीक है, ए लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकंड भी आपका ठीक है, द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
तो मौलिक अधिकार और आपके नीति निर्देशक तत्व दोनों हैं, यानी कि इसका जवाब सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 31 बी इंट्रोड्यूस द 9th शेड्यूल and stated that any law order it could be it could not be challenged for the violation of fundamental rights as per article 13(2) of the constitution. Article 13 का 2 states that parliament shall not draft any law which abridges the rights conferred under part 3 to that extent shall be void. तो आर्टिकल 31 बी पर है और आर्टिकल 13(2) पर के ऊपर है आपका ये क्वेश्चन। तो 31 बी 9 शेड्यूल से जुड़ा हुआ है और आपका सेकंड भी ठीक है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन पॉलिटी और इकोनॉमी के ऊपर है और ये इलेक्शन तहसीलदार हरियाणा के सिलेबस पर बेस है। Indian Federation is similar to the US Federation in terms of association of states. क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट पूछा गया है। The state of the Indian Union have no right to secede from it. तो आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो आपका यूनियन है, ना कि फेडरेशन। और इसके अलावा जो है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर में 6 को पढ़ रहा था यहाँ पर अभी, और करेक्ट पूछा गया है ना, तो सेकंड वाला इसमें ये ठीक है आपका दूसरा, तो इसका बी जवाब है। पहला गलत है आपका, फेडरेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ओनली ए नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बिकम द प्रेसिडेंट, whereas the USA anyone who is a citizen can become the president. बहुत अच्छा सवाल है। While the USA there exists a dual federation in Indian federalism that at the best can be described as cooperative federation. क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है करेक्ट, ठीक है। तो ये जो आपका टर्म है क्वेश्चन नंबर 7, तो बहुत ध्यान से आपने सवाल पढ़ने हैं। करेक्ट पूछा गया है, तो ये जो है आपका ओनली नेचुरल बॉर्न, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और जो सेकंड है आपका वाइल द यूएस देयर एग्जिस्ट डुअल फेडरेशन इंडियन फेडरलिज्म इट एट बेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड कोऑपरेटिव फेडरेशन, तो सेकंड आपका ठीक है, इसका बी जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पेपर हिंदी में नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी वाला पार्ट यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश में पेपर आएगा, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और एब्सोल्यूट। Even during national emergencies, all fundamental rights cannot be suspended. Or during military administration, fundamental rights might be curtailed in any specific location. तो करेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें एब्सोल्यूट और इवन ड्यूरिंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। हाँ, तो सभी को सस्पेंड नहीं किए जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 आपको पता होगा। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी, और आपका तीसरा, यानी कि डी जवाब आएगा इसका। अच्छा सवाल था। रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग। तो स्टेटमेंट्स हैं आपके, इन्हें एक बार देख लेते हैं। सवाल पूछा गया है कि कौन से करेक्ट हैं। तो a bill for purpose of amendment can be introduced by both ministers as well as private members of parliament, or the president can use only pocket veto power in case of amendment bills. Every amendment bill should be ratified by the legislature of behalf of states by simple majority. तो इसमें हमने करेक्ट बताना है। तो जो पहला है आपका वो करेक्ट है। ए बिल फॉर द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बोथ मिनिस्टर्स एज वेल एज प्राइवेट मेंबर्स
यानी कि मंत्री भी ये प्राइवेट भी पेश कर सकते हैं, और इसको प्राइवेट मेंबर यानी कि अदर सांसद भी पेश कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट ठीक है। और दूसरा है कि यूज कैन ओनली वीटो पावर फॉर अमेंडमेंट बिल्स, ये गलत है आपका। और एवरी अमेंडमेंट बिल शुड बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेटिव हाफ ऑफ स्टेट, ये भी आपका गलत है, एवरी नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला ठीक है, इसका मतलब आपका जवाब है इसका बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 describes डिफरेंट, ये मैंने ओरिजिनल पेपर जो हमारी टेस्ट सीरीज में चले हुए हैं तो वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 के ऊपर है। describes different methods to acquire Indian citizenship। और नेक्स्ट है आपका इसमें सिटीजनशिप एक्ट describes different methods of for termination of Indian citizenship। This act also regulates the registration of OCI, overseas citizen of India कार्ड होल्डर्स एंड देयर राइट्स। तो ये आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, इसका डी जवाब आएगा। तो इस पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं आपके, और इसमें मैंने 10 आपके सामने पढ़ दिए हैं, और बाकी जो आपके ये 90 क्वेश्चन यानी कि पूरा पेपर में PDF लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इनके आंसर्स भी साथ में मैं इसका लिंक यहाँ पर देने जा रहा हूँ, उनका सॉल्यूशन भी आप पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब लोग कम देखते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों को मैं PDF प्रोवाइड करूँ, इसको आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। थैंक यू वेरी